नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मात्रक पद्धति का। हमने 3 प्रकार की मात्रक पद्धति पढ़ी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इनको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। उसी टॉपिक के दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें क्या पता लगा भाई, अभी अपन को मान लो अगर कोई दूरी नापनी है तो अपन बाजार से स्केल लेकर आते हैं, फीता लेकर आते हैं और अपन आराम से दूरी को मेजर कर लेते हैं। बट स्केल 1 मीटर की इतनी ही बनेगी तो किसी ने तो बताया होगा ना। तो वो जो बताया है वो ऐसा नहीं कि मैं खुदाई से प्राप्त हो गई कि भाई आज से ये खुदाई में मिली कि ये 1 मीटर की स्केल है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित बताया है कि भाई आज से इस दूरी को 1 मीटर माना जाए, इस द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना जाए, या इस टाइम को 1 सेकंड माना जाए, इस टेम्परेचर को 1 केल्विन माना जाए। तो उन्होंने बताया और उसके बेसिक पर ही हम उन मात्रकों को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि भौतिकी के मूल मात्रक, जो बेसिक यूनिट्स ऑफ फिजिक्स हैं। वैसे तो हम फिजिक्स में जितने चैप्टर पढ़ते हैं, हर चैप्टर में 5 से 7 नए फॉर्मूलाज आते हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, भौतिक राशियाँ आती है। उनके सबके मात्रक अलग अलग है, बहुत सारे मात्रक हैं। लेकिन कुछ मूल मात्रक हैं जिनको कहते हैं ना बेसिक प्लेटफॉर्म, कि इन्हीं की सहायता से वो मात्रक बने। तो भौतिकी में टोटल 7 मूल मात्रक माने जाते हैं। पहला है दूरी, डिस्टेंस, इसका मात्रक है मीटर। दूसरा है समय, टाइम, इसका मात्रक है सेकंड। थर्ड है द्रव्यमान, मास, इसका मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम। ताप, टेम्परेचर, इसका मात्रक है केल्विन। मोल, ये हम इसको कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ मास, ये हो जाती है आपकी मोल। विद्युत धारा, करंट, एम्पियर, तीव्रता, इंटेंसिटी, कैंडेला। इस तरफ जो मैंने लिखे हैं ये भौतिक राशियां हैं और इनके सामने जो लिखे हैं वो इनके मात्रक हैं। ये 7 मूल भौतिक राशियां कहलाती है और इनके जो सामने लिखे हैं ये कहलाते हैं 7 मूल मात्रक। जितने भी आगे मात्रक हम पढ़ेंगे या आप पढ़ोगे, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो या आगे हायर ग्रेजुएशंस में हो, बहुत सारी भौतिक राशियां आती है, बट सभी के मात्रक इन्हीं से बने। तो अगर मैं कहूं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स, तो बेसिक यूनिट्स वो हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, मतलब स्वतंत्र हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जैसे दूरी का समय के साथ कोई संबंध नहीं है। दूरी एक अलग भौतिक राशि है, समय एक अलग भौतिक राशि है, किलोग्राम द्रव्यमान एक अलग भौतिक राशि है। हमें दूरी को किलोग्राम में नहीं नाप सकता या समय को एम्पियर में नहीं नाप सकता। मतलब ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोई संबंध
नहीं रखते हैं इनको अपन बोलते हैं मूल मात्रक। और जब इनको आपस में संबंधित कर दिया जाए, जैसे मैंने दूरी को समय के साथ संबंधित कर दिया, दूरी बटा समय, तो ये नए प्रकार की भौतिक राशि बन जाती है। जैसे वेग बन गया, दूरी बटा समय वेग, वेलोसिटी। तो इन्हीं को आपस में संबंधित कर करके हम क्या करते हैं, नई नई भौतिक राशियां बनाते हैं। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां ये और उनके 7 मूल मात्रक, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, मोल, एम्पियर और कैंडेला। अब आपकी बुक एनसीईआरटी में इन मूल मात्रकों की कुछ परिभाषाएं दे रखी है, थोड़ी सी अजीब है, समझ में नहीं आएगी, समझनी भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको सरल सिंपल भाषा बोलूँ तो रटनी है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाई है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, होगा बट वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से उन परिभाषाओं को बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई 1 मीटर किसे कहते हैं। ये जो बताने जा रहा हूँ ना नेक्स्ट, कि 1 मीटर की परिभाषा क्या है, तो अजीब सी लगेगी कि यार सर ये क्रिप्टॉन ही क्यों लिया, तो हमें नहीं पता, वो उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग रही होगी, हमें वो चीज़ याद रखनी है। और 11th के परीक्षा में तो वैसे भी नहीं पूछी जाती है वो, हाँ बहुत बड़े किसी कंपटीशन एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, आपको याद रखनी है। तो आप केवल याद रखिएगा, समझने की उसकी आवश्यकता नहीं। जैसे कि 1 मीटर, तो 1 मीटर की उन्होंने परिभाषा बताई है, क्रिप्टॉन एक तत्व है, क्रिप्टॉन 86 है ना। मैं यहाँ लाइंस बना देता हूँ, इनके बारे में आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। उसके बाद में जो आपको नोट्स मिलेंगे उन नोट्स के अंदर ये सारी परिभाषाएं आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी, बुक्स में भी मिलती, ठीक है ना। तो क्रिप्टॉन 86, तो जो क्रिप्टॉन 86 है एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इससे रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं, हम आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो अपने आप विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब जो मैं आगे 7 परिभाषाएं बोलने वाला हूँ ना, वो आपको बहुत कम समझ में, अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो नहीं आएगी और हमें समझनी भी नहीं है, हमें इनको याद रखना है। मैंने कहा ना ये वैज्ञानिकों ने बनाई है, वो उनका मेथड था। लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, बट किताब में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रिप्टॉन 86 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें से लगातार क्या निकलती है, विकिरण। तो 16,50,763.73 तरंगे निकलेगी। जैसे ये पदार्थ, इसमें से एक तरंग, 2, 3, 4, 5 कितने निकलनी चाहिए, 16,50,763 तरंगे निकलेगी। तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो करेगी ना भाई, 1, 2, 3, 4। तो इतनी तरंगे जितनी दूरी घेरती है उस दूरी को इन्होंने क्या बोल दिया, 1 मीटर। तो कितनी दूरी घेरती है, आपको स्केल तो आपने देखी होगी 1 मीटर की, ये 1 मीटर। तो इतनी दूरी में इतनी तरंगे आती है, किससे निकलती है, क्रिप्टॉन से। क्वेश्चन उठता है सर क्रिप्टॉन ही क्यों लिया, उसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। होगा बट लॉजिकली हमें उसको इतना डीप में नहीं जाना है, मिलेगा भी नहीं। ये वैज्ञानिकों का अपना अलग मेथड था, उनकी अलग सोच थी कि उन्होंने क्रिप्टॉन क्यों लिया, तो इसको ज़्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं और कभी काम में अभी आना नहीं है फिलहाल। तो 1 मीटर की परिभाषा क्या हो जाती है कि 1 मीटर वो दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन 86 इसकी द्रव्यमान संख्या है से उत्सर्जित लाल नारंगी प्रकाश, नारंगी कलर का जो प्रकाश है उससे निकलने वाली 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, 1 मीटर। ये 1 मीटर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा कहलाती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसी है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 मीटर तो सेम ही होगा। नेक्स्ट इसी तरीके की सेकंड, इसमें एक तत्व होता है सीजियम 133, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो सीजियम 133 ये भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो एक परमाणविक घड़ी होती है, अपन जो नॉर्मल घड़ी, अपन जो क्लॉक काम में लेते हैं वो समय देखने के लिए लेते हैं। तो वैसे भी कई प्रकार की घड़ियां होती है। एक परमाणविक घड़ी होती है जो कंपनों की संख्या नापती है, कंपन समझ गए, दोलन, ये कंपन। तो हर तत्व का हर एक परमाणु लगातार कंपन करता है बाहर से ऊर्जा लेकर।
तो सीजियम 133 का परमाणु भी कंपन कर रहा है। तो इतने कंपन करने में 91, 92, 63, 17, 70, ये मतलब अगर आप करो तो ये अरबों में जाएगी। सीजियम 133 का एक परमाणु इतने कंपन करने में जितना टाइम लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 सेकंड। तो आप सोचो ये कितनी तेजी से कंपन कर रहा हो कि 1 सेकंड में इसने इतने कंपन कर लिए। तो ये कहलाता है 1 सेकंड की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान किलोग्राम। तो पेरिस में एक म्यूजियम है, वहां आज भी प्लेटिनम और इरेडियम, एक मिक्स धातु है, प्लेटिनम और इरेडियम का एक आज भी टुकड़ा पड़ा है। तो प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े के द्रव्यमान, वो जितना भारी था ना कि भाई प्लेटिनम इरेडियम का एक टुकड़ा था, इसका वेट कितना है, उस वेट को उन्होंने क्या मान लिया? 1 किलोग्राम। तो ये 1 किलोग्राम की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा हो गई। ताप, इसका मात्रक है केल्विन। वैसे नॉर्मली अपन ताप का मात्रक क्या लेते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी है, ऐसा नहीं कि दूरी का मात्रक खाली मीटर ही होता है। मैंने कहा दूरी के तो बहुत सारे मात्रक हैं, बट मुख्य मात्रक क्या है? बेसिक अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर। ये सारे अंतरराष्ट्रीय और मूल मात्रक है। वैसे ताप का मूल मात्रक क्या है? केल्विन। तो केल्विन की परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 केल्विन त्रिक बिंदु होता है, हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ गैस की जल की तीनों अवस्थाएं, द्रव, ठोस और गैस एक साथ पाई जाए। तो जल के त्रिक बिंदु का 1/273वां भाग, 1/273वां भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन। ये 1 केल्विन की परिभाषा है। नेक्स्ट आती है पदार्थ की मात्रा, मोल। पदार्थ की मात्रा को किसमें, एक तरीके से ये द्रव्यमान जैसा ही है। पदार्थ की मात्रा को पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या हो जाएगा? मोल। तो मोल की परिभाषा क्या हो जाएगी? 6C12 कार्बन, ठीक है ना। इस कार्बन के 0.012 किलोग्राम, ये इस कार्बन आपको कितना लेना है? 0.012 किलोग्राम कार्बन लेना है। इतने द्रव्यमान में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर को अपन क्या बोलते हैं? 1 मोल। ये 1 मोल की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। नेक्स्ट आती है करंट, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एम्पियर। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? हालांकि ये परिभाषा आपको 12th क्लास में वकायदा विद फॉर्मूला मिलेगी, तो ये 12th में समझ में भी आ जाती है। 2 तार लो, चालक, और दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। और दोनों तारों में धारा कितनी चल रही है? हमें नहीं पता। लेकिन अगर 2 चालक तार जो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, उनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर, और उनके बीच में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का चुंबकीय बल लगे। कितना? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का चुंबकीय बल लगे, तो तारों में चलने वाली धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। ये सीनियर क्लास में आता है, तो ये समझ में भी आ जाएगी बाद में। नेक्स्ट आती है तीव्रता, इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। जैसे दोपहर के समय 12-1 बजे के समय प्रकाश कैसा होता है? बिल्कुल तीव्र। सायंकालीन सुबह प्रकाश है वो धीमा होता है, तीव्रता उसकी कम होती है। तो लाइट की तीव्रता नापते हैं कैंडेला में। इसका मात्रक क्या है? कैंडेला। तो कैंडेला की परिभाषा क्या हो जाएगी? कृष्णी का एक पदार्थ होता है, ब्लैक बॉडी इसको बोला जाता है, बिल्कुल काला, एकदम ब्लैक, कृष्णिका। तो उस कृष्णिका पर कोई प्रकाश गिराओ तो उसके 1/60,000वें भाग की तीव्रता, 1/60,000वें भाग की तीव्रता, जबकि उस पर दाब कितना हो? 101,325 मीटर स्क्वायर। प्लेटिनम एक पदार्थ होता है, प्लेटिनम पदार्थ पर अगर प्रकाश गिर रहा है, उस प्रकाश का दाब कितना है? 101,325 मीटर स्क्वायर। तो उस पदार्थ के 1/60,000वें भाग की जो तीव्रता होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 कैंडेला।
तो ये 7 मूल मात्रकों की परिभाषाएं हैं, 1 मीटर की, 1 सेकंड की, 1 किलोग्राम की, 1 केल्विन की, 1 मोल की, 1 एम्पीयर की और 1 कैंडेला की। तो ये 7 मूल मात्रक, ये 7 मूल भौतिक राशियां और ये इनकी परिभाषाएं। तो परिभाषाओं की इतनी आवश्यकता में नहीं पड़ती है, आपको ध्यान रखना है कि आप कभी कभार पूछ ले तो ये परिभाषा आपको रटनी है। बाकी ये जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं ना और इनके जो मात्रक हैं, ये आपको परफेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में आपस में संबंध कर करके हम क्या निकालेंगे, बाकी भौतिक राशियों की मात्रक। तो ये तो है 7 मूल भौतिक राशियां। इसके अलावा तो ये थे अपने 7 मूल मात्रक। इसके बाद में आते हैं पूरक मात्रक 2। एडिशनल यूनिट्स हैं 2। पहला आता है रेडियन, यह कोण का मात्रक है, एंगल का, ठीक है ना। कोई भी एंगल, जैसे नॉर्मली एंगल का मात्रक किसको में होता है, डिग्री में। मैथमेटिक्स में जो एंगल का मात्रक होता है वो होता है डिग्री में, बट फिजिक्स में अपन एंगल के मात्रक को लेते हैं रेडियन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोण की, तो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। जैसे मान लो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, ये हमारी रेडियस हो गई r, यहां से हमने एक चाप काटा है तो ये भी होगी r, यहां एक कोण बनेगा थीटा, एक एंगल बनेगा, ये हो गई हमारी चाप लेंथ। तो यहां से अगर मैं कोण का फॉर्मूला लिखूं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, s बटा r। अब मुझे चाहिए 1 रेडियन, जैसे मैंने पढ़ा था ना, दूरी का मात्रक क्या होता है, अपन ने पढ़ा था मीटर, समय का मात्रक क्या था सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक क्या था किलोग्राम, फिर हमने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं, तो अपन कहते हैं 1 रेडियन किसे कहते हैं। तो अगर मैं यहीं पर फॉर्मूला में r का मान 1 मीटर कर दूं, हमारी जो रेडियस है वो कितनी हो जानी चाहिए, 1 मीटर। देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, s, मतलब कोण किसके बराबर, चाप की लंबाई के बराबर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 रेडियन वह कोण है। अच्छा, अपन को 1 रेडियन की परिभाषा पढ़नी है ना, तो फिर इसमें s का मान भी, हमें टोटल मान कितना चाहिए, 1 रेडियन, तो s का मान भी मैं कितना कर दूं, 1 मीटर। तो ये भी 1, ये भी 1, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1, और मात्र क्या हो जाएगा, रेडियन। तो 1 रेडियन वह कोण है जो 1 मीटर त्रिज्या द्वारा 1 मीटर का चाप काटने पर केंद्र पर बने। इस कोण को अपन क्या बोल देते हैं, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या हो गई, 1 मीटर त्रिज्या लेनी है, रेडियस कितनी लेनी है, 1 मीटर। 1 मीटर की त्रिज्या लेकर और कितने मीटर का चाप काटना है, 1 मीटर का। तो 1 मीटर की त्रिज्या से जब अपन 1 मीटर का चाप काटेंगे तो सेंटर पर कोण कितना बनेगा, 1 रेडियन का। तो ये है एक पूरक मात्रक रेडियन। नोट, इसमें जो आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, हम आगे पढ़ेंगे विमा, डायमेंशंस अभी आई नहीं, पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखें क्योंकि टॉपिक पहले आ गया। हर मात्रक की कोई ना कोई विमा होती है, हर भौतिक राशि में मात्रक होगा और हर भौतिक राशि की विमा होगी। ये एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है कि कोण का मात्रक तो है क्या, रेडियन, बट रेडियन की विमा नहीं होती। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी विमा नहीं है, वो है कोण। मात्रक है, अच्छा अभी जैसे किसी का मात्रक ही नहीं हो, तो अब मात्रक ही नहीं है तो फिर तो विमा होने का सवाल ही नहीं है। पहला है मात्रक होना चाहिए तो विमा होगी, बट मात्रक है और विमा नहीं है, वो केवल एक ही प्रकार की भौतिक राशि है, कौन सी, कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 रेडियन की परिभाषा, ये कोण का फॉर्मूला
और रेडियन की विमा नहीं होती है। विमा क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा पहला पूरक मात्रक। दूसरा जो पूरक मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। सेकंड है स्टेरेडियन। ये घन कोण का मात्रक है। घन कोण मीन्स इसको बोलते हैं सरफेस एंगल। एक तो होता है नॉर्मल एंगल, सामान्य कोण, जिसका मात्रक क्या था, रेडियन। ये है सरफेस एंगल, ठीक है ना, घन कोण इसको बोलते हैं। अब सरफेस एंगल क्या होगा, घन कोण क्या होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आइसक्रीम का कोण आप सबने खाया होगा। कौन होता है, कैसा होता है, आप एक बार उसकी शेप बताओ। नीचे से बिल्कुल नुकीला होता है और ऊपर कैसा होता है, यूं सर्किल, चकती नुमा, इस तरीके का। ऐसे ही होता है आइसक्रीम का कोण। ये जो एंगल बनेगा ना, एंगल, इसको बोलते हैं ओमेगा, घन कोण। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल सबने देखी है, उस फुटबॉल पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लो। फुटबॉल है, एक छोटा सा पृष्ठ, इस फुटबॉल का टोटल एरिया ए है, तो इस अल्पांश को बोलते हैं डी। अब ये डी कैसे आ गया, यही अवकलन है, अब इसकी जरूरत आने लगी, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। टोटल एरिया का जब छोटा सा भाग ले, कुल का छोटा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अल्पांश, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएट। तो इस पूरे भाग का एरिया ए है, तो इस छोटे से भाग का कितना होगा, डी। इस डी के सभी बिंदुओं को, ये जो बना ना छोटा सा एरिया, उसके हर बिंदु को किससे मिला दो आप, केंद्र से। तो यहां एक कोण बनेगा। तो देखो आइसक्रीम के कोण जैसी स्थिति बन गई, ये यूं, जैसे मान लो ये सेंटर है, यहां से यूं घुमाना है, यूं, ये सेंटर है, ये वाला, ये यूं कहते हैं ना शंकुनुमा, ऐसे ऐसे निकलता भाई यूं, ये शंकुनुमा। इस कोण को बोलते हैं अपन घन कोण ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है A/r²। ए क्या है, इस अल्पांश का छोटे भाग का क्षेत्रफल, जैसे आइसक्रीम के कोण का कौन सा, जो आप यूं निकाल के फेंक देते हो, ऊपर वाली चकती, उसका एरिया ए, और आर क्या है, ये दूरी, यहां से यहां तक की ये दूरी, ये आर। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/r²। अब हमें चाहिए एक स्टेरेडियन की परिभाषा। जैसे हमने एक रेडियन की पढ़ी थी ना, तो वैसे एक स्टेरेडियन की परिभाषा। तो ए का मान कितना कर दूं, एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर, आर का मान भी कितना कर दूं, 1 मीटर, तो स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो ए का मान भी 1 हो गया, आर स्क्वायर का मान भी कितना हो गया, 1। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और ओमेगा का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी पृष्ठ मतलब ये अल्पांश, सरफेस, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या मतलब रेडियस के वर्ग स्क्वायर के, ए बराबर क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर। यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा हो जाती है। तो ये कहलाते हैं दो पूरक मात्रक। तो इस तरीके से ये 7 मूल मात्रक और 2 हो जाते हैं पूरक मात्रक। तो ये भौतिकी में मूल मात्रक, पूरक मात्रक और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो हमने पढ़ी। अब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में जो 3 मेन भौतिक राशियां आती है, जो हमारे 11th में ज्यादा काम आती है, मैं आपको बता देता हूं। पहली आती है दूरी,
दूसरी आती है समय, और थर्ड आती है किलोग्राम, मतलब कि द्रव्यमान। इनके लिए कुछ विधियां दे रखी है। अपन दूरी का मापन पढ़ते हैं पहले, है ना, लंबाई का मापन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दूरी का मापन क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको बताता हूँ मैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दूरी का मापन। तो दूरी या लंबाई के मापन में दो विधियां हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो दो विधियां हमारे पास में आती है। पहली आती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी आती है अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का? देखो, अभी आपको कहे कि एक दीवार की लंबाई नापो, या एक सड़क की लंबाई नापो, एक ग्राउंड की लंबाई नापो, तो आप कैसे नापोगे? आप स्केल लोगे, आप एक फीता लोगे और मेजरमेंट कर लोगे। आपको कहा जाए कि बुध ग्रह और मंगल ग्रह के बीच की दूरी नापो, या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी नापो, तो आप कैसे नापोगे? फीता लोगे कि फीते का एक कोना तो पृथ्वी पर पकड़ के बैठा है और दूसरे को हमने चंद्रमा पर भेज दिया, भाई जा तू उसका दूसरा कोना उधर पकड़ के बैठ। भाई नॉर्मली अपन फीते से कैसे नापते हैं? एक कोना अपने हाथ में होता है और दूसरा कोना कहाँ जाता है? हाँ भाई, लेके जा, खींच, वहां बैठ, कितना हुआ? क्या हम दो ग्रहों के बीच की दूरियों को इस तरीके से नाप सकते हैं क्या वाया किसी यंत्र से? नहीं। तो फिर भी नापी गई है ना। आप पढ़ते हो कि सूर्य हमारे पृथ्वी से इतने लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, चंद्रमा इतना दूर है, मंगल ग्रह इतना दूर है, तो वो दूरियां कैसे नप गई? फीते से तो नपी नहीं। तो जो दूरियां किसी मशीन से नाप ली जाए, मशीन या क्या होगी? दूरी नापने का मशीन क्या हो गया? स्केल, फीता। तो जो दूरियां डायरेक्ट किसी मशीन से नाप लें, स्केल से नाप सकें, वो कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। और जिन दूरियों को नापने में ये स्केल वगैरह काम नहीं करती, हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा कि बहुत बड़ी दूरियां नापनी है, तो इन दूरियों को नापने के लिए अपन क्या, कौन सी विधि काम में लेते हैं? अप्रत्यक्ष विधि। तो मुख्यतः अभी हमें यहाँ क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पढ़ना है अप्रत्यक्ष विधि कैसे ज्ञात की जाती है, प्रत्यक्ष विधि है कौन सी, तो ये हमें शुरू करना है। चलिए, प्रत्यक्ष विधि में तो ज्यादा कुछ है नहीं, स्केल उठाया, दूरी नाप ली, तो ये तो नॉर्मल सबको पता है प्रत्यक्ष विधि कैसे क्या मान लेते हैं। अप्रत्यक्ष विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष विधि है दूरी नापने की, वो है लंबन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? लंबन विधि, परपेंडिकुलर प्रोसेस कहलाता है। बहुत बड़ी दूरियों को नापने के लिए लंबन विधि का यूज करते हैं अपन। अब लंबन विधि है क्या? तो आप सबके हाथ में पेन या पेंसिल होनी चाहिए इस विधि को समझने के लिए। अपने पेन या पेंसिल को अपनी नाक की बिल्कुल सीध में रखें और एक आंख बंद कर लें। फिर आपको एक आंख से इस पेंसिल को देखना है, सिर्फ एक आंख से, एक आंख आपकी बंद होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? ये आंख खोलनी है और इस आंख को बंद करना है, और फिर ये आंख खोलनी है, इस आंख को बंद करना है। आप ये कंटिन्यू कीजिए तो आपको पता लग जाएगा ये जो पेन है ना वो हिलता हुआ दिखेगा। और बहुत बार आपने पहले भी किया होगा, मतलब इसको एक आंख से देखें, फिर इसी आंख से देखें, फिर इसी आंख से देखें, फिर इस आंख से देखें, तो ये हिल रहा है बार बार। पेन हिल रहा है क्या? एक्चुअल में हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा, लेकिन हमें हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी विधि को क्या बोल देते हैं? लंबन विधि। ठीक है ना। अब इसका एकदम छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इसका उपयोग किसमें कर लिया? दो ग्रहों के बीच की दूरी मापने में इसका उपयोग करते हैं। कैसे? समझिए। ये पृथ्वी है अपनी, ये दूर कोई ग्रह है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के दो जगहों से एक साथ इस ग्रह को देखते हैं। पृथ्वी की दो अलग अलग जगहों से एक साथ इस ग्रह को देखा जाए। कोई भी चीज हमें कब दिखती है? जब उससे प्रकाशित किरणें हमारी आंखों पर गिरती है।
तो इससे आने वाला प्रकाश फैल रहा है, इधर वाले व्यक्ति को भी ये दिख रहा है, इधर वाले व्यक्ति को भी ये दिख रहा है, तो प्रकाश यूं फैला। ये डिस्टेंस हो गई s। इसको क्या मान लेते हैं, s मान लो, या इसको बोलते हैं d से d मान लो। इसको बोलते हैं आधारक, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, आधारक। ये कोण कहलाता है थीटा, इसको बोलते हैं लंबन कोण, और ये है s। अगर मुझे d ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, d, और मुझे थीटा ज्ञात हो, तो कोण ज्ञात, आधार ज्ञात, तो s में ज्ञात कर सकता हूं। अब कैसे, क्या मैं इसको चाप मान सकता हूं, ये जो d है इसको मैं चाप मान सकता हूं? तो नॉर्मली हमारा उत्तर होगा नहीं सर। क्यों, चाप कैसे कटता है, ये त्रिज्या, आपको चाप काटना है तो चाप यूं कटेगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है, चाप होता है वक्रीय, सर्किल नुमा, इसको पूरा करेंगे तो सर्किल बन जाएगा, और ये लाइन बिल्कुल क्या है, सीधी। तो फिर इसको चाप कैसे माने सर, मान सकते हैं, सुनना कैसे। अगर आप एक सर्किल लो, ठीक है ना, ये सर्किल है, इस सर्किल का बहुत छोटा सा अल्पांश, ये जो मैंने यहां लिया है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो भी बहुत बड़ा है। ये जो दोनों लाइनों के बीच का सर्किल का भाग दिख रहा है, इसका 1000वां भाग, ये जो दो लाइनों के बीच में जो सर्किल का ये छोटा सा भाग है ना, इसका कौन सा भाग, इसको 1000 गुना छोटा करो। अब बताओ ये लाइन सीधी है या सर्किल की है, ये सीधी लगेगी। आप एक बहुत बड़ा ऐसे यूं वृत्त लो और उसका बिल्कुल छोटा सा भाग ले लो, और आपको बता दिया कि इसके आसपास का आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको ये नहीं दिख रहा कि ये क्या है, ये नहीं दिख रहा आपको, तो आप इस लाइन को देखकर कभी नहीं बता सकते कि ये वृत्त का भाग है, यूं मुड़ी हुई लाइन का भाग है, नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा भाग है। मतलब ये आड़ी टेढ़ी लाइन ले लोगे ना आप यूं, ये सीधी है क्या, नहीं है, लेकिन इसका एक छोटा सा भाग लो, बहुत 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 छोटा भाग, एकदम छोटा सा अल्पांश, तो ये एकदम क्या लगेगी, सीधी लाइन। मतलब बड़े भाग का एक छोटा सा अल्पांश हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा जैसा लगेगा। तो भैया यहाँ भी वही बात है, अगर ये कोई ग्रह है और ये पृथ्वी है, तो ये जो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना आपको s, ये लाखों करोड़ों किलोमीटर है। इसको आप मान लो त्रिज्या, इसको क्या मान लेनी है, रेडियस। अब आपको यहाँ चाप काटना है। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 10 किलोमीटर लंबा डंडा आपके पास में, कितना लंबा, चलो 10 छोड़ो, आप 1 किलोमीटर लंबा बांस ले लो, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर। उसका एक सिरा आप पकड़ के बैठ जाओ, अपने दोस्त को बोलो भाई दूसरे वाले सिरे को 1 सेंटीमीटर खसका। चाप कैसे कटता है पता है ना आपको, चाप, ये 1 किलोमीटर लंबा डंडा है, इससे आपको चाप काटना है, इसको आपको क्या मानिए, त्रिज्या। ये तो आपका फिक्स होगा सेंटर, और यहाँ उसको क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर खसका। तो ये जब 1 सेंटीमीटर खसकाएगा ना, तो ये चाप कैसा बनेगा, बिल्कुल सरल रेखा, सीधी रेखा बनेगा ये चाप। हाँ, बहुत आगे जाओगे तो ये क्या होगा, वक्री होगा। अभी कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा। तो बस वही बात यहाँ पर है, ये दूरी कितनी है, लाखों करोड़ों किलोमीटर, और ये जो पृथ्वी पर जो दो बिंदु है, ये तो 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये इतनी बड़ी त्रिज्या का बिल्कुल छोटा सा चाप है, इसीलिए हमने इसको क्या माना है, सरल रेखा। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं चाप। तो ये हो गया चाप, ये हो गया कोण। तो अभी हमने पढ़ा था कोण का क्या फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो आपको चाप ज्ञात हो गया क्या, बिल्कुल पृथ्वी पर ही हम नाप सकते हैं, ये ज्ञात। और कोण कैसे ज्ञात होता है, हम जो बड़ी बड़ी दूरबीन्स लगाते हैं इनको देखने के लिए, उनसे कोण मशीनों से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो थीटा ज्ञात, डी ज्ञात, मतलब क्या क्या ज्ञात, कोण ज्ञात और चाप ज्ञात। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रिज्या बराबर चाप बटा कोण, मतलब S बराबर D बटा थीटा। ये लो, D ज्ञात हो गया, थीटा ज्ञात हो गया, S ज्ञात हो गई। S मतलब क्या, पृथ्वी से ग्रह की दूरी।
बिना किसी फीते से, बिना किसी स्केल की मदद से हमने क्या ज्ञात कर ली, चाप की लंबाई मतलब ये, सॉरी त्रिज्या मतलब एस। तो ये कंसेप्ट कहलाता है लंबन विधि, है ना। तो ये बड़ी चीज है, बड़ी वक्रीय भाग का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, सरल रेखा। हम सरल रेखा को देखकर नहीं बता सकते कि आगे जाके सीधी लाइन होगी या आगे जाके वक्रीय होगी, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा भाग है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एकमात्र सरल रेखा। तो इस विधि के द्वारा दो ग्रहों के बीच की दूरी मापी जा सकती है, तो ये कहलाती है लंबन विधि। इसके अलावा एक प्रत्यक्ष विधि और है, कैसे, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इको साउंड। नाम आपने सुना होगा, नहीं तो आपने महसूस जरूर किया होगा। इको करना, जैसे अपन माइक पर कई बार बोलते हैं हेलो, तो आवाज आती है ना, हेलो 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 हेलो, बार बार रिपीट होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इको साउंड। कभी पहाड़ी इलाके पर हम जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जब हम जोर से चिल्लाते हैं या कोई आवाज होती है तो वो आवाज हमें फटाके छोड़ते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है वो फटाके की आवाज हमें वापस सुनाई दे रही है, मतलब फटाका छूटा तो इधर है बट हमें आवाज इधर से आ रही है। तो छूटा इधर है, आवाज इधर से क्यों आ रही है, उसी को बोलते हैं इको साउंड। जैसे मान लो ये दो पहाड़ है बड़े, अब इन पहाड़ों के बीच की दूरी नापनी है, तो वो फीते वाली बात है, इतना बड़ा फीता तो होगा नहीं भी, एक हिस्सा यहाँ पकड़ के बैठा है और दूसरा हिस्सा यहाँ पकड़ के बैठा है। अब इनके बीच की दूरी कैसे नापें, इनके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक बंदूक से बंदूक से गोली फायर करते हैं। तो गोली फायर क्यों करते हैं, ताकि उसकी लाउड आवाज़ जो है वो लाउड हो। तो यहाँ से जब बंदूक से गोली फायर करते हैं ना, तो वो आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है। जैसे हमने यहाँ से बंदूक से गोली फायर की तो आवाज़ आई, वही आवाज़ कुछ देर बाद वापस हमें सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे ट्रेवल करती है, गति करती है। हमने यहाँ से बंदूक से गोली छोड़ी, यहाँ से ध्वनि तरंगे निकली, वो कहाँ गई, इधर गई, इस पहाड़ से टकराई, और इस पहाड़ से टकराने के बाद वापस परावर्तित हुई। तो जब एक बार हमने बंदूक से गोली छोड़ी तो हमें ध्वनि सुनाई दी, ये ध्वनि तरंगे इस पहाड़ तक गई और इस पहाड़ से टकराने के बाद वापस आई, तो हमें आवाज वापस सुनाई दी। तो कहने का मतलब हमें आवाज कितनी बार सुनाई दी, हमें आवाज 2 बार सुनाई देती है। एक बार तो जब बंदूक से गोली फायर करते हैं तब, और दूसरी बार जब इस पहाड़ से टकरा के आती है तब। इसी विधि का उपयोग करके अपन दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी नाप लेते हैं। कैसे, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा चाल। ये दूरी का फॉर्मूला होता है, समय गुणा चाल। अब बात आती है समय की, तो समय कौन सा है, समय है यहां से हमने गोली फायर की तो हमें ध्वनि सुनाई दी, अपने हाथ में स्टॉप वॉच को रखना है, बंदूक फायर की और स्टॉप वॉच ऑन, मतलब एक बार बंदूक की आवाज सुन ली, ये बंदूक फायर करते ही स्टॉप वॉच को ऑन करना है। अब ये देखना है जब वापस हमें ध्वनि कितने देर में सुनाई, माना 3 सेकंड में हमें ध्वनि वापस सुनाई दी या 1 सेकंड में वापस सुनाई दी, तो ये हो गया वो टाइम इनटू चाल। अब चाल किसकी, कौन जाकर वापस आया, कौन, गोली नहीं, आवाज। आवाज यहां से उत्पन्न हुई, गोली तो ऊपर चली गई कहीं, आवाज यहां से उत्पन्न हुई, उस पहाड़ तक गई, वापस आई, तो कौन जाकर वापस आया, ध्वनि की तरंगे पहाड़ से टकरा कर वापस आई है। और ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो फिक्स होती है, आपको ध्यान रखना, 330 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मान आ गया, टाइम का मान आ गया। तो इस भाई मान लो कि ये तो फिक्स है 330 है, यहां से गोली छोड़ने के बाद 2 सेकंड बाद हमें आवाज वापस सुनाई दे रही है, तो दूरी कितनी हो गई, 330 गुणा समय कितना हुआ 2 सेकंड, 660 मीटर। तो दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, 660 मीटर। नहीं, दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी होगी डिवाइडेड बाय 2, 330 मीटर। सर ये कैसे हुआ, देखो हमें दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये 2 सेकंड टाइम कौन सा है, यहां से ध्वनि उत्पन्न हुई, यहां से ट्रेवल करके यहां तक गई, यहां से टकरा कर वापस आई, तो डिस्टेंस डबल हो गई ना भाई। यहां से उत्पन्न हुई, यहां गई, फिर वापस आई, तो हमें तो 2 सेकंड बाद कौन सी सुनाई दे रही, तो यहां से यहां गई और यहां से टकरा कर वापस आई, हमें वो सुनाई दे रही है ना।
तो डिस्टेंस क्या हो गई, जाने और आने की, लेकिन हमें तो क्या लेनी है, खाली दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी। तो जो भी टाइम आता है ट्रेवल, ये ध्वनि तरंगों की चाल का मान तो फिक्स होना है 330, टाइम का मान बदलेगा, जो भी मान आता है उसमें किसका भाग दे दो, 2 का, वो क्या कहलाएगी, दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी। तो 330 मीटर चाल हो गई, और दो जो भी टाइम हमने स्टॉप वॉच पे निकाला कि भाई 10 सेकंड आया, 5 सेकंड आया, 2 सेकंड आया, मान आ गया, उस मान को आप कर दो डिवाइड करते ही जो भी मान आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद में, वो कहलाती है दोनों पहाड़ों के बीच की दूरी। तो बिना किसी फित्ते का उपयोग किए, केवल हमने बुलेट फायर करके या पटाखा छोड़ के भी दोनों पहाड़ों के बीच की क्या ज्ञात कर ली, डिस्टेंस। तो ये विधियां क्या कहलाती है, इन विधियों को बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। तो ये दूरी नापने की 2 विधियां हैं, बिना किसी मशीन की सहायता से हम कंसेप्ट से दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कहलाती है लंबन और प्रतिध्वनि विधि। तो ये है दूरी मापन की विधियां। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।